रिकॉर्ड जल्दी याद दिला दिया आपने, कम से कम याद दिला दिया, ये बड़ी बात है। अच्छा जी, 1.083 1.083 का स्क्वायर ले लो और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो कुछ रिजल्ट आ जाएगा। 1.083 मल्टीप्लाई बाय 1.083 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया 117.28, 117.28। ठीक है जी। तो व्हाट 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 यहाँ हमारे पास पावर डेसिपेशन आ गई तीनों लोड के ऊपर। तो ये वाला काम तो कंप्लीट हो गया, डिटरमाइन पावर डिलीवर टू ईच थ्री लोड्स। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब अगला क्या देखना है हमने, पावर हमने निकालनी है इन तीनों जो लॉस्ट हो रही है पावर इन तीनों रेजिस्टर के ऊपर, 1 ओम, 3 ओम और 1 ओम दोबारा से। तो एक दफा 1 ओम के साथ क्या है मेरे पास I1 है, एक दफा 1 ओम के साथ मेरे पास क्या है I3 है, और एक दफा मेरे पास 3 ओम के साथ क्या है I1 माइनस I3। ठीक है, तो ये याद रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। तो इसकी ना जगह निकाल लेते हैं। सही है, तो इसको मैं ब्लैक से कर लेता हूँ। तो 1 ओम के ऊपर पावर 1 ओम, या मैं ये कह देता हूँ पावर 1 ओम की बजाय पी ए के ऊपर कह देता हूँ, पी स्मॉल ए कैपिटल ए। पी स्मॉल ए कैपिटल ए, यानी कि यहाँ पे जो रजिस्टर लगा हुआ है उसकी पावर कितनी है 1 ओम्स। ठीक है, रजिस्टर की वैल्यू ये आ गई, करंट की वैल्यू क्या है I1, I1 कितना था 11.24, इसका मैंने क्या ले लेना है स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा। कैलकुलेटर स्केप नहीं होता ऑन, 11.24 इंटू 11.24, 126 वाट, 126.3, 126.3 वाट। ठीक है, तो ये पावर उसके ऊपर डेसिपेट हो गई। पी ये पी लास्ट रिपीट करिएगा, लास्ट में क्या किया आपने? क्या चीज, ए पावर ए ए मैंने ये बोला कि ये टर्मिनल, इस टर्मिनल का नाम ए है, इस टर्मिनल का नाम कैपिटल ए है। तो स्मॉल ए से कैपिटल ए के दरमियान जो भी चीज लगी हुई है उसकी पावर निकालनी है मैंने। तो ए मैंने ये बोला, इसके दरमियान रजिस्टर कितना है 1 ओम लगा हुआ है, करंट कितना जा रहा है इसमें से I1। ठीक है, तो आई स्क्वायर आर लगाना है, मतलब सिंपल सा, तो आई स्क्वायर इंटू आर मैंने कर दिया, तो ए निकल गया। सही है ना। अच्छा, ओके सर। और क्या करना है मैंने, मैंने ये करना है कि ड्रॉ ड्रॉ नहीं होता है, ड्रॉ स्मॉल बी और कैपिटल बी भी इसी तरीके से निकाल लेते हैं, क्योंकि अगला नीचे वाला जो है वो स्मॉल बी और कैपिटल बी के दरमियान वाला रेजिस्टर है। तो मैंने ये लिखी है, नाम कुछ भी लिख दो, टेंशन नहीं लेना, बस पता होना चाहिए क्या है और सामने वाले को भी समझ में ना। ठीक है, तो ये हो गया। 1 तो वैसे ही रहेगा, करंट मेरे पास चेंज हो गया, करंट इस दफा कितना है मेरे पास इस लूप के अंदर I3 है जो इस रजिस्टर में से गुजर रहा है। ठीक है, तो मैंने I3 10.37 लिखना है कुछ का स्क्वायर ले लो। ठीक है, तो ये कितना हो गया 10.37 इंटू 10.37। अच्छा जी, इंटू 1 तो यही बनेगा 107 पॉइंट पता नहीं कितना था, 53, 53 वॉट। सही है भाई, ये भी हो गया। अब लास्ट वाला क्या है हमारे पास 3 ओम्स का रेजिस्टर, जिसके ऊपर कितनी पावर गुजरती है वो देखना है मैंने। तो वो भी देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो वो कैसे देखेंगे आप, 3 ओम्स के ऊपर यहाँ से कुछ चीजें लिखी थी ना मैंने, आ गई, नहीं करो, हाँ आ गई, वाह जी वाह, सब होता है। अच्छा, अगला क्या है, पावर मुझे निकालनी है स्मॉल एन और कैपिटल एन के दरमियान। ठीक है, स्मॉल एन और कैपिटल एन के दरमियान निकालनी है, न्यूट्रल के ऊपर यानी कि। तो फिर गायब हो गया, कोई ऐसा ना करो ना आप, जो भी है स्मॉल एन कैपिटल एन, और फिर उसके बाद मैंने क्या करना है
रेजिस्टर कितना था, 3 ओम्स का था, और इन दोनों के अंदर करंट कितना जा रहा है, I1 माइनस I3 था। ठीक है, तो I1 माइनस I3 का मैग्नीट्यूड मैंने देखना है और उसका स्क्वायर ले लेना है। तो I1 माइनस I3 कोई नेक बंदा कर देगा? हाँ, मेरे ख्याल से कोई नेक बंदे नहीं है। I1 11.24, शिफ्ट एंगल कहाँ है, एंगल यहाँ होता है भाई, ये तो डैश लिखना है, शिफ्ट एंगल आ गया -19.83। ठीक है, ये आ गया, इसमें से मैंने माइनस क्या करना है, 10.37, शिफ्ट एंगल -21.8। ठीक है, तो शिफ्ट कॉम्प्लेक्स 3 इक्वल्स टू, ये आ चुका 0.945, 3 इंटू 0.945 का स्क्वायर ले लो तो पीएन आ जाएगा 0.945। अबे यार इसकी कुछ है ना, 0.945 इंटू 0.945 इंटू 3। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 2.67 वाट, 2.67 वाट पी एन और कैपिटल एन। ये हमारे पास तीनों पावर आ गई जो डेसिपेट हो रही हैं हमारे पास सोर्स की अपनी वजह से, या बीच में जो रेजिस्टेंस वगैरह आती हैं, लॉसेस जो हैं वो ये हैं सही हमारे सिस्टम में। तो ये न्यूमेरिकल हमारे पास कंप्लीट हो चुका है, इसके अंदर और कुछ नहीं है जो बताने वाला हो। ठीक है, तो ये बस एक फेजर डायग्राम बनाई है, जो चीज़ें अभी हमने कैलकुलेट की उससे रिलेटेड तमाम। ठीक है, तो आई ए एन और आई बी एन ये दोनों वोल्टेजेस जो हैं वो 180 डिग्री फेज अपार्ट हैं एक दूसरे से, वी बी एन और वी ए एन। ये बात मेन थी। और फिर इसके अलावा फिर आई ए और आई बी बी, जो इन तीनों में से दोनों में से करंट जा रहा है, यानी कि ऊपर 1 ओम वाले रजिस्टर और नीचे वाले 1 ओम रजिस्टर से जो करंट जा रहा है, उनको इन्होंने ड्रॉ किया है किसी न किसी एंगल के ऊपर। वो एंगल कितना है, माइनस में कुछ लिखा हुआ था भाई, माइनस में 19.83 और -21 समथिंग। तो ये दोनों ड्रॉ किया इन्होंने, ना क्या, ठीक है। आई ए और आई बी बी जो है वो माइनस में 21 कुछ था, लेकिन वो 180 डिग्री भी फेज शिफ्ट है एक दूसरे से। यानी कि मैं जो देख रहा हूँ इसमें पॉजिटिव ऊपर है, जबकि डायरेक्शन जो मैंने आई3 की बनाई है वो ये है। मुझे देखनी कौन सी है, ये वाली देखनी है। ठीक है, स्मॉल बी पहले लिखा हुआ है, बाद में कैपिटल बी लिखा हुआ है। तो आई बी बी जो है, आई स्मॉल बी और कैपिटल बी, वो माइनस में होगा जो मेरे पास अभी करंट आ रहा है। तो इसमें 180 ऐड कर दिया जाए, इसमें 180 ऐड कर दिया जाए तो जो एंगल बनेगा वो इन्होंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, फिर बाकी रिजल्टेंट निकाले इन्होंने, जो निकालने चाहिए। ठीक, तो खैर फेजर ना समझ में आए तो कोई मसला नहीं है। क्या है ये इसके साथ, जो भी है बस अच्छा है, गायब हो गया। फेजर्स का अभी इतना मसला नहीं है, मेन क्या बताना था मैंने इसमें, और तो कुछ बताने लायक है नहीं तो मुझे याद आ रहा हो। सही है, तो खैर ये स्लाइड कंप्लीट है, स्लाइड नंबर जो भी थी स्लाइड 7 थी है। लेक्चर 7 कंप्लीट हो गया, लेक्चर 8 आज का मेन वो स्टार्ट करते हैं फिर। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर हो रही है लेक्चर 8 की? इस पे क्यों आ गया कचरा लिखा हुआ, बदतमीज। हाँ, लगा दिया वन। अच्छा, लेक्चर 8 थ्री फेज वाई वाई कनेक्शन। अब यार थोड़ा सा हम दूसरी साइड पे आते हैं। अभी तो हमने देखा था पॉलीफेज सिस्टम के अंदर बिल्कुल सिंपल तरीन, जिसके अंदर दो सोर्स लगी हुई थी और उससे सिर्फ दो ही पॉसिबल फेज शिफ्ट निकल रहे थे, यानी कि 180 डिग्री और 0 डिग्री, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल 180 डिग्री अपार्ट। अच्छा, अब थ्री फेज के अंदर एक ही कचरा बना हुआ आ रहा है, ऐसा तो ना करो नहीं, अननोन एरर है तो share screen। अच्छा,
हाँ, थ्री फेज सिस्टम के अंदर ना अब कुछ होते हैं हमारे पास कनेक्शन जो थ्री फेज को थ्री फेज बनाते हैं फिर, ठीक है। तो यानी कि मैं कनेक्शन जो है अपनी सोर्सेज का, मेरे पास हमारे पास जो मेन पॉइंट था वो क्या था, वोल्टेजेस सेम होने चाहिए सोर्सेज के जो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सोर्सेज के वोल्टेजेस सेम है। अब मैंने कनेक्शन उन तीनों सोर्सेज का इस तरीके से करना है कि तीन डिफरेंट फेज शिफ्ट हमें दिख रहे हो टर्मिनल्स के ऊपर, ठीक है। तो क्या किया हमने उसको, अभी फिलहाल अभी ड्रॉ जो मैंने किया है वो वाई के शेप के अंदर किया है, ताकि वाई को वाई क्यों कहते हैं वो इसलिए समझ में आ जाए, वरना मैं नॉर्मल तरीके से भी कनेक्ट कर सकता था। यानी कि तीन जो है वो स्ट्रेट स्ट्रेट भी कनेक्ट कर दूं तो उसका मतलब भी वो वाई कनेक्शन में ही कनेक्टेड है, यानी कि स्ट्रेट स्ट्रेट का मतलब कुछ इस तरीके से, ठीक है। और तीसरा ये भी कनेक्ट कर दूं, ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया और ये मेरे पास न्यूट्रल आ गया, ठीक है। ऐसे भी कनेक्ट कर सकता हूँ, ये भी वाई कनेक्शन है। वाई कनेक्शन का मेन पॉइंट क्या होता है, तीनों जो सोर्सेज हैं उनके नेगेटिव टर्मिनल जो है वो एक पॉइंट के ऊपर लग रहे होंगे। तो जब भी ऐसा कुछ हो रहा हो तो ये वाई कनेक्शन बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो वाई कनेक्शन अब इसके अंदर होता क्या है और इसको एनालाइज वगैरह कैसे करते हैं उसकी डिटेल के ऊपर पे जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन जो मेन पॉइंट था, तीनों वोल्टेज सोर्सेज की वैल्यूज जो होंगी वो सेम होंगी, यानी कि लेट से वी ए एन जो है, वी ए एन ड्रॉ, वी ए एन वो बराबर होगा वी बी एन के, वी एन के, और वो बराबर होगा वी सी एन के, ठीक है। तो ये तीनों बराबर होने चाहिए किसी ना किसी वोल्टेज जो भी मैंने उसको प्रोवाइड किया था, लेट से वी वन या वी अप्लाइड, नहीं अप्लाइड में ए वी को कंफ्यूज होगी, मतलब वी कुछ अप्लाइड किया था, अप्लाई किया था मैं, वोल्टेज रखा था, या वी पीक कह देते हैं, ठीक। तो तीनों के सेम होंगे, मेन पॉइंट ये है। अच्छा जी, तो थ्री फेज सिस्टम के अंदर जो मैग्नीट्यूड थे वो तो सेम है, सही है। इन तीनों की एडिशन जो है वी ए एन प्लस वी बी एन और वी सी एन, जब मैं ये तीनों ऐड करूंगा तो इन तीनों का जो रिजल्ट निकलेगा, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात नहीं करूँ, मैं सिंपल मतलब फेज के साथ देखूँ कंसिडर करूँ, तो मेरे पास रिजल्ट वगैरह जो है वो जीरो निकल रहा होगा, ठीक है। तो कैसे निकलता है वो तो अभी फिलहाल इग्नोर ही कर दो, उसके ऊपर बाद में आते हैं। लेकिन रेफरेंस पॉइंट में लेट से वी ए एन को मैं कंसिडर करता हूँ, लेट से वी पी एंगल उसका जीरो था, ठीक है। जो सबसे मेरे पास पहले सोर्स थी ए की, यानी कि इसका, ये मैं कह रहा हूँ वी पी एंगल जीरो है। तो बाकी तीनों के ऊपर क्या फेजेस होंगे उसके रिस्पेक्टिव, यानी कि इस वाले फेज के रिस्पेक्टिव बाकी उनके ऊपर क्या वो फेज शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो वो उनके दरमियान फेज शिफ्ट हमारे पास 120 डिग्री का आ रहा होगा, ठीक है। इक्वली अपार्ट होते हैं सारे जितने भी होंगे, तीन फेज लगे हुए तो इक्वल अपार्ट होंगे, मतलब मैं ए बी के दरमियान देख लूँ फेज एंगल वो भी 120 होगा, बी सी के दरमियान देख लूँ वो भी 120 होगा, सी ए के दरमियान देख लूँ वो भी 120 होगा हमारे पास फेज डिफरेंस, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई एक बताने वाली बात। और फिर इसके बाद यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है वी बी एन की, अब दो पॉसिबिलिटी आ सकती है हमारे पास, इसको मैं फेज डायग्राम में दिखा देता हूँ जो मैं इधर बताना चाह रहा हूँ ना, वो फेज डायग्राम में ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे ना दो पॉसिबिलिटी है फेजेस की, ठीक है। एक नेगेटिव सीक्वेंस है, एक पॉजिटिव सीक्वेंस है। अब इसके अंदर क्या है, मैंने रेफरेंस को सिलेक्ट कर लिया वी ए एन को, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्टिव हमारे पास वी बी एन नीचे भी हो सकता है, ऊपर डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव सीक्वेंस कह रहे हैं और दूसरी डायरेक्शन को हम नेगेटिव सीक्वेंस कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस का मतलब क्या है, हमेशा जो है पॉजिटिव सीक्वेंस का मतलब ये होगा जिसको मैंने रेफरेंस कंसिडर किया है वो लीड कर रहा होगा, लीडिंग पोजीशन में वो होगा, यानी कि उसके वोल्टेजेस जो होंगे आ गया, उसके वोल्टेजेस अगर मैं थ्री फेज ड्रॉ करना चाहूँ तो उसके वोल्टेजेस सबसे पहले आ चुके होंगे, ठीक है। जब इसके वोल्टेज आ चुके फिर हमारे पास वी बी के आ रहे होंगे, फिर उसके बाद हमारे पास वी सी के आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास थ्री फेज का कुछ मेन जो पॉइंट है वो कुछ ये होता है। लेक्चर
अच्छा जी। मेरे ख्याल से जितनों ने आना था उतने ने आ लिया, तो स्टार्ट करते हैं दोबारा से। मैं जो मेन बताना चाह रहा था इसके अंदर, जब मैं पॉजिटिव सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, तो पॉजिटिव सीक्वेंस के अंदर जो इसको मैंने रेफरेंस कंसिडर किया है, ठीक है, वो रेफरेंस वाला वोल्टेज जो है वो सबसे पहले आया है हमारे पास। लीड जो है वो ये कर रहा है, ए एन वाला जो वोल्टेज है। उसके बाद फिर हमारे पास बी एन आता है, फिर उसके बाद जाके हमारे पास कोई सी एन की वोल्टेजेस की वैल्यूज वगैरह आती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले मेरे पास ये वी ए एन आया, ठीक है, उसने अपना वोल्टेज राइज हो चुका और वो कहीं आगे पहुंच चुका है। फिर मेरे पास वी बी एन की वैल्यू आई, ठीक है, फिर उसके बाद मेरे पास वी सी एन की वैल्यू जनरेट हुई, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट फेजेस के अंदर हमारे पास इनकी वैल्यू जनरेट हुई है, सही है। तो सबसे पहले कौन आया उसकी कंसिडर देखते हुए मैं सीक्वेंस बता सकता हूँ। अगर ये उल्टा हो जाए, यानी कि मैं इस चीज़ को ना, ये जो मेरे पास वाई एक्सिस बना हुआ है, इस वाई एक्सिस को अगर मैं थोड़ा सा पीछे शिफ्ट कर लूँ, जैसे अभी हुआ हुआ है, अगर यही कंसिडर करूँ, पीछे देखूंगा कोई वेव नहीं आएगी थी, तो मेरे पास सबसे पहले कौन आया हुआ है, सी जो है वो सबसे पहले आया हुआ है, वी सी एन। फिर मेरे पास कौन आया है, वी ए एन। और फिर कौन आया है, वी बी एन। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये बाद में आने लग गए। तो सबसे पहले जो आ रहा होगा उसको हम लोग उसके रिस्पेक्टिव अगर देख रहे हैं, तो कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। फेजर्स के अंदर देखा जाए तो इसकी या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। यानी कि पहले ए आ रहा है, फिर बी आया, फिर सी आया। एंटी क्लॉकवाइज में सबसे पहले ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया। तो दोनों सीक्वेंस के अंदर ना लीड लैग बन जाएगा या लैग लीड बन जाएगा, डिपेंड करता है मैं किस डायरेक्शन में मैं देख रहा हूँ। हो सकता है थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग हो, तो इसमें टेंशन नहीं लेना, फंसना नहीं। ये जैसे पॉजिटिव सीक्वेंस है ना, उसको हम लोग लिख किस तरीके से रहे होते हैं, ए बी और सी फेजेस के अंदर, यानी कि वी ए बी सी। तो मतलब ए पहले आया, फिर बी आया, फिर सी आया। ए सबसे आगे लीड कर रहा है, वो फिर बी उसके बाद उसको सी को जो है वो बी लीड कर रहा है और बी को जो है वो ए लीड कर रहा है। इसको इस तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव सीक्वेंस के अंदर क्या होगा, सी बी ए, सी बी ए को कौन लीड कर रहा है, बी लीड कर रहा है, बी को कौन लीड कर रहा है, सी लीड कर रहा है। यहाँ उसका उलट देखा जाए, सी लैग कर रहा है, ए लैग कर रहा है बी से, और बी जो लैग कर रहा है वो सी से लैग कर रहा है, ठीक है। तो बात एक ही, लैग के टर्म में देख लो या लीड के टर्म में देख लो, तो वो बस कंफ्यूजिंग होता है, कौन पहले आया कौन पहले नहीं आया। तो इन चीज़ों को टेंशन नहीं लेना, ये मतलब सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। जब हम ऑसिलोस्कोप के ऊपर थ्री फेज वगैरह हम लोग वॉच कर रहे होते हैं, मतलब क्या वेव फॉर्म वगैरह आ रही है, तो हमें ये तो पता है कि 3 साइन वेव बनी हुई आ जाएंगे। अब मुझे ये कंसिडर करने के लिए कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, तो मैं किसी एक भी फेज के ऊपर ना हाथ रख दूंगा, बोलूंगा यार ये मेरा रेफरेंस है, इसके रिस्पेक्टिव देखूंगा कौन आया, कौन पहले आ चुका है, इसके रिस्पेक्टिव या कौन बाद में आ रहा है, ठीक है। तो बस ये वो वाली बात है। मेरे पास लेट से अगर ऑसिलोस्कोप के ऊपर ये कुछ वेवफॉर्म बनी हुई और मैं इस वाली वायर को सिलेक्ट कर लूँ, तो मुझे क्या दिख रहा है यार, इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर आई थी, इसके बाद कौन आ रहा है, मेरे पास ग्रीन वाला आ रहा है, उसके बाद कौन हो रहा है, मेरे पास ब्लू वाला आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसके रिस्पेक्टिव देख लूंगा और मुझे पता चल जाएगा कि कौन बाद आ रहा है या कौन पहले आ रहा है। तो लीड कौन कर रहा है इसमें, अभी जब मैंने रेड वाले को सिलेक्ट किया, तो रेड वाला मेरे पास फेज लीड कर रहा है बाकी दो के मुकाबले में। तो बस ये देखने के अंदाज हैं और कुछ नहीं है, नहीं। तो मेन जो पॉइंट था वो बस यही था कि इन तीनों के दरमियान हमेशा जो होगा वो 120 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा। पहले को अगर मैंने 0 डिग्री कंसीडर किया तो दूसरा 120 होगा, तीसरा जो होगा 240 होगा। अगर मैं पहले को मैं कोई लेट से 15 डिग्री कंसीडर कर लूँ, तो दूसरा वाला होगा 15 में प्लस 120 कर दो, ठीक है, जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट में फिर 120 ऐड कर दो तो तीसरा आ जाएगा, ठीक है। तो बस हमेशा फेज शिफ्ट जो होगा ना वो आपस में इन तीनों का रिलेशन जो होगा वो 120 का ही होगा, चाहे इनिशियल फेज कुछ भी हो, सही है। तो ये बातें हो गई बेकार सी। इसके बाद आ जाते हैं लाइन टू लाइन वोल्टेजेस। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, लाइन टू लाइन वोल्टेजेस का मतलब है यार, जो मेरे पास ये तीन फेजेस थे,
जो कि ये वाली डायग्राम है। इस डायग्राम को अगर मैं कंसीडर करूं इन 3 फेजेस को, ठीक है, इन 3 फेजेस को जब मैं कंसीडर कर रहा हूं तो मुझे क्या दिख रहा है, मेरे पास 3 टर्मिनल्स हैं ए, बी और सी। अभी जो मैं वोल्टेज देख रहा हूँ ए से एन तक का देख रहा हूँ, तो ये मेरे पास फेज वोल्टेज, इसका फेज वोल्टेज क्या है मेरे पास। बी एन देख रहा हूँ तो वो उसका फेज वोल्टेज होगा। लाइन वोल्टेज का मतलब क्या होता है, मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट के दरमियान का वोल्टेज देखूंगा, या तो ए से सी का वोल्टेज देखूंगा या बी से सी का देखूंगा। यानी कि जहाँ पे वोल्टेज एक्चुअल डेवलप हो रहा है वहां से किसी और टर्मिनल के जहाँ पे वोल्टेज डेवलप हो रहा है वहां तक, ठीक है, उन दोनों के दरमियान अगर मैं वोल्टेज चेक करूँ। विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल चेक कर रहा हूँ तो वो मेरे पास फेज वोल्टेज होंगे। लाइन वोल्टेज क्या होंगे, जब मैं दो डिफरेंट टर्मिनल्स के ऊपर देख रहा हूँ न्यूट्रल के अलावा, ठीक है। तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के अंदर फिर क्या रिलेशन है, वो सिर्फ √3 टाइम्स का कुछ रिलेशन है। ये √3 वगैरह किधर से आया, वो तुम लोग थोड़ी सी डिटेल डेरिवेशन जो है वो तुम लोग करोगे आगे का, शायद कोई कोर्स है मशीन्स का, ठीक है, उसके अंदर 3 फेज ट्रांसफॉर्मर्स और ये सारी चीजें आएंगी डिटेल के अंदर, तो वहां पे इसकी डेरिवेशन शायद करवा दी जाए। हमको तो करवाई थी कम से कम। तो अंडर √3 मतलब कहाँ से आया, किधर से प्रोड्यूस हो गया अचानक से, तो वो चीज़ें वहाँ पर देख लोगे और ज़्यादा डिटेल में। अभी जो है सिर्फ समझने के लिए मैं बता देता हूँ। लास्ट जो हमने स्लाइड नंबर 7 थी उसके अंदर भी कुछ ये वाली डायग्राम बनी हुई थी। रेड फेज ए, फेज बी और फेज सी, 3 डिफरेंट फेज बने हुए थे। हमने क्या निकाला था, ए और बी, इन दोनों को ऐड अप करके हमने इसका रिजल्टेंट निकाला था वी ए बी। सिर्फ ये वाली डायग्राम समझने की कोशिश की थी जो कि मुश्किल हो गई थी कि मतलब मैं सब स्क्रिप्ट को ऐड कर रहा हूँ और ये माइनस बी एन जो है वो एन बी कैसे बन गया, और ठीक है, तो वो वाली बातें हो रही थी, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे तुम लोग। तो खैर मुझे क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है, यानी कि रिजल्टेंट मतलब ए और बी के दरमियान का वोल्टेज देखना है, ठीक है। ए और बी के दरमियान मेरे पास वोल्टेज कितना है, तो ए और बी के दरमियान के वोल्टेज का मतलब क्या है, ए और बी मुझे कहाँ से मिल सकता है, ये वाले वोल्टेज को, यानी कि ये जो मेरे पास वेक्टर है इसको साथ और इसके साथ अगर मैं कुछ ऑपरेशन कर दूं, ठीक है। अच्छा, वी ए एन जो खुद अपने आप में वो एक दो और वेक्टर्स का एडिशन है, किन किन का, वी ए का माइनस वी एन का, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन हुई तो मेरे पास ये एक वेक्टर बन के आया था, ठीक है, वी ए माइनस वी एन। ये वी बी एन किसका वेक्टर है, वी बी माइनस वी एन। अब मैंने क्या करना है कि दोनों में से ना एन की टर्म गायब हो जाए और वी बी के साथ ना माइनस साइन आ जाए, ठीक है, तो कुछ ऐसा ऑपरेशन करना है। तो ऐसा ऑपरेशन करने के लिए मैंने क्या किया, माइनस कर दिया इसकी वैल्यू को, यानी कि इस वेक्टर को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करवाया, माइनस से मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास ये वेक्टर जो है वो इस साइड पे कुछ ड्रॉ हो गया, ठीक है। वो क्या होगा, मेरे पास वी बी एन था तो वो बी एन बी हो जाना चाहिए, ठीक है, यानी कि उलट के देख रहा हूँ मैं। एन बी का मतलब क्या होगा, वी एन माइनस वी बी, ठीक है, मुझे यही चाहिए था ना, एन मेरे पास अगर पॉजिटिव हो जाए और बी मेरे पास नेगेटिव हो जाए, वी बी अगर नेगेटिव हो जाए तो इन दो वेक्टर्स को जब मैं एडिशन करवाऊंगा तो पॉजिटिव वी एन और नेगेटिव वी एन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, वी ए माइनस वी बी बन जाएगा, वी ए माइनस वी बी मुझे ये वेक्टर मिल जाएगा जो कि मुझे यही चाहिए था रिजल्टेंट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, वी बी एन को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इसका एक पीछे इसका प्रोजेक्शन कह लो या कुछ भी वो बन गई। माइनस से मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट दे दो, जो उसका इनिशियल फेज, यानी कि इस तरीके से जो वेव फॉर्म है उसको अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये उल्टी बन जाएगी फिर, ठीक है, नीचे से स्टार्ट होने लग जाएगी, और कुछ नहीं होगा। 180 डिग्री फेज शिफ्ट का मतलब ये होता है, या माइनस साइन का ये मतलब होता है साइन वेव की टर्म्स में, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात हो गई। अच्छा, अब आगे देखते हैं यार, ये वी एन माइनस वी बी जो मेरे पास आया और ये वी ए माइनस वी एन था, ठीक है, वी ए माइनस वी एन ये वाला, और वी एन माइनस वी बी ये वाला जो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करके निकाला है। इन दोनों को मैंने क्या करना है, ऐड अप कर देना है, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट का मतलब ये जो दो डिफरेंट वेक्टर है इन दोनों को ऐड अप कर दो, यानी कि कौन सा वेक्टर, ये वाला वेक्टर ऐड कर दो इस वाले वेक्टर के साथ, ठीक है।
तो इन दोनों वेक्टर को जब मैं ऐड अप करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास क्या हुआ, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, वी ए माइनस वी बी, यानी कि वी ए बी कुछ वेक्टर आ जाएगा। तो वी ए बी वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। इन दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा, एंगल के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वी ए एन जो है ये वाला वेक्टर, इसका एंगल मैंने एज्यूम क्या किया था थ्री फेज के अंदर, रेफरेंस रेफरेंस का एंगल कितना था, 0, ठीक है। तो 0 से ये वाला वेक्टर कितनी दूर होगा, 120 दूर। तो ये कितनी दूर है, -120 के ऊपर, क्योंकि मैं पीछे जा रहा हूँ एंगल, तो माइनस में 120 हो गया, ठीक है। 120 के अंदर जब मैंने माइनस से इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास एड अप हो गया 180 डिग्री। तो 120 में मैंने प्लस कर दिया 180, ठीक है, क्योंकि जो मेरे पास ये साइन वेव थी, इसको जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा इस वोल्टेज सोर्स को, तो ये उल्टी बन जाएगी, ठीक है। तो उल्टी बन जाने का मतलब क्या है, 180 डिग्री इसके अंदर फेज शिफ्ट आ गया, ठीक है। तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट आ गया, तो मतलब मैंने ऐड कर दिया 180 डिग्री, तो मेरे पास कितने बचे, 60 डिग्री। ये वाला वेक्टर जो था वो 0 डिग्री पे है, ये वाला वेक्टर जो है वो 60 डिग्री पे है। रिजल्टेंट जो आएगा वो इन दोनों के दरमियान में होना चाहिए, यानी कि 30 डिग्री इन दोनों के दरमियान। तो क्या इससे क्या मतलब निकला, जब भी हम लोग इन लाइन वोल्टेजेस देख रहे होंगे, तो उसका एम्पलीट्यूड जो है वो √3 से मल्टीप्लाई होगा, जबकि फेजेस जो हैं वो 30 डिग्री के मल्टीपल्स होंगे, ठीक है। 30, अगला 90 और फिर 210। इन दोनों के दरमियान देख लो 120 का ही होगा गैप, इन दोनों के दरमियान देख लो 120 का ही होगा गैप, ठीक है। तो ये हमने फेज वोल्टेजेस को कन्वर्ट कर दिया है लाइन वोल्टेजेस के अंदर। लाइन वोल्टेज, मैं सिर्फ लाइन वोल्टेज कह रहा हूँ, लाइन का मतलब क्या होता है, लाइन टू लाइन, यानी कि किसी लाइन से किसी और लाइन तक का, यानी कि जिसमें पावर आ रही होती है उन टर्मिनल्स का देख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो लाइन टू लाइन वोल्टेज मेरे पास कुछ ये रिलेशन होता है इनके दरमियान, सही है। तो यहाँ तक तो हो गया। √3 कैसे आया, यहाँ पर वो एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, मैं नहीं बता रहा है, आप कर लेना खुद ही, मेरी हिम्मत नहीं है इतनी, ठीक है। तो खैर बहुत अच्छी बातें हो गई यहाँ तक। तो अब आगे आते हैं यार, लाइन टू लाइन वोल्टेजेस में हमारे पास वी लाइन जो होता है, जो कंक्लूड अगर मैं करूँ इस बात को, तो लाइन वोल्टेज में वी लाइन जो है वो किसके बराबर है, वी एल का मतलब लोड नहीं है यहाँ पे, वी लाइन है, ठीक है। वी लाइन इक्वल्स टू √3 टाइम्स वी पीक, ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया। फेस कितना आएगा, जो भी एक्चुअल फेस चल रहा था मेरे पास, फेस वोल्टेजेस का, यानी कि लेट से वी 15 डिग्री कुछ था, ठीक है। तो 15 में बस 30 ऐड कर दो तो लाइन का वो फेज आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब रेफरेंस अगर मेरे पास ये था, अगर मेरे पास रेफरेंस वी पे एंगल 0 था, तो इसमें 30 ऐड कर दो तो वो मेरे पास लाइन वोल्टेजेस का बन जाएगा, ठीक है। लाइन वोल्टेजेस मेरे पास 3 पॉसिबल है, वी ए एम, ए से लेके ए बी, क्या यार कुछ डायग्राम नहीं है, ये उठा रखा है, यहाँ पे दिखा सकते हैं, चलो। मेरे पास 3 किस्म के लाइन वोल्टेजेस हो सकते हैं, वी ए बी, बी सी और सी ए, ठीक है। ए बी, बी सी और सी ए, ये 3 लाइन वोल्टेजेस हो सकते हैं मेन, सही। अच्छा जी, अब इसके बाद हम लोग जिस तरीके से हम लोगों ने सिंगल फेज जो सिस्टम था पॉलीफेज, बिल्कुल सिंपल वाला, जिसके अंदर 2 सोर्सेज लगी हुई थी, 180 डिग्री फेज शिफ्ट अपार्ट आ रहे थे दोनों इत्तेफाक से, उसको एनालाइज किस तरीके से किया था, जब मैंने वो उसके पावर सोर्सेज के साथ मैंने उसको लोड के साथ फिर कनेक्ट किया था। लोड जो था वो हमारे पास बैलेंस लोड था। बैलेंस लोड का मतलब क्या है, तीनों जो इम्पीडेंसेस हैं वो सेम है उनकी वैल्यूज, तो उनकी वैल्यूज अगर सेम है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको भी उसी अंदाज में एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से गुजरने वाला करंट कितना होगा मेरे पास, ये टर्मिनल इस टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये वाला टर्मिनल इस वाले टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो मतलब ये ZP इस वाले सोर्स के पैरेलल में, ठीक है। और इसका वोल्टेज अगर मैं कंसीडर करूं VP, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, ZP बराबर होगा VP, चलो नहीं कंसीडर कर रहे हैं, मैं इसको कह देता हूँ VAN कह देते हैं, A से N के दरमियान VAN बराबर होगा ZP के अंदर जो करंट जा रहा है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, IAN जो है, यानी कि A टर्मिनल से N टर्मिनल की तरफ जो करंट जा रहा है वो बराबर होगा किसके, वोल्टेज के,
VAN डिवाइड बाय VZP, सॉरी ZP, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, ये मेरे पास करंट आ गया। इसी तरीके से मैं इसका करंट अगर निकालूं तो वो कितना होगा भाई, VBN, ठीक है, B से लेके N तक का वोल्टेज VBN डिवाइड बाय ZP, ठीक है। और हमें क्या पता है VBN जो है वो VAN के बराबर है और ZP जो है वो भी दोनों इक्वल है। तो ये दोनों यानी कि ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म भी इक्वल है आपस में, क्योंकि ZP की वैल्यू भी सेम है और पॉलीफेज के अंदर तो वोल्टेज सोर्सेज यानी कि ये तीनों वोल्टेज सोर्सेज जो हैं ये इक्वल वैल्यू की होंगी हमेशा, तो ये भी सेम ही आएगा। तो मतलब क्या है, करंट जो इसके अंदर जा रहा है और इसके अंदर जा रहा है ये दोनों सेम है। सेम इसी लिहाज से इसके अंदर जो करंट जा रहा होगा वो भी सेम होगा। जब तीनों करंट मेरे पास सेम है तो इस नोट के ऊपर ये क्या हो रहा है, मर्जर वगैरह कुछ हो रहा है, तो तीनों फेज मेरे पास करंट वगैरह इक्वल है। तो इन तीनों करंट का मेरे पास रिजल्टेंट क्या निकलेगा, एक इन तीनों फेजेस को अगर मैं ऐड अप कर दूं तो मेरे पास जीरो आ जाएगा। हाँ यहाँ बुक में तीनों का कोई वेक्टर बना हुआ है, वेक्टर नहीं बनाया हुआ। गुड, वेक्टर नहीं बना हुआ, चलो मैं उसका नहीं समझा सकता था, ऐसा नहीं है, कोई नहीं है। INN अच्छा जी, तीनों के अंदर जो वोल्टेजेस और करंट मेरे पास आ रहे थे उन तीनों का जो रिलेशन है एंगल्स का वो कितना था हमारे पास 120, और इस पहले वाले का लेट्स से अगर मैं जीरो कंसिडर कर लूँ और तो दूसरे वाले का क्या आ रहा होगा, मेरे पास 120 आ रहा होगा माइनस में, तीसरे वाले का क्या आ रहा होगा माइनस में 120 120 240 कुछ, ठीक है। तो जब ये तीनों करंट जो है आई ए ए और कैपिटल ए, ये वही करंट है जो कि इसमें से आ रहा है, ठीक है। तो स्मॉल ए और कैपिटल ए ले लूँ या ए एन ले लो तो एक ही बात है। तो इसमें से जो करंट है वो बराबर है किसके, बी बी के और सी सी के, ठीक है। तो ये तीनों जब करंट बराबर हैं तो न्यूट्रल में करंट जो होगा वो इन तीनों का एडिशन होगा, जो कि आई बी और कैपिटल बी प्लस आई सी और कैपिटल सी। जब ये तीनों ऐडअप करूँगा इनके फेस की वजह से जो है मेरे पास रिजल्ट क्या निकलेगा, इन तीनों का रिजल्ट जीरो आएगा, जो कि आई स्मॉल एन और कैपिटल एन यानी कि यहाँ से गुजरने वाला करंट है, ठीक है। तो वो करंट जो है वो हमारे पास जीरो करंट निकल रहा होगा, इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा। तीनों जब वेक्टर्स में आपस में ऐड अप करूँगा तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा आई ए एन यानी कि इसमें से जो गुजरने वाला करंट है वो जीरो निकल रहा होगा। तो बैलेंस लोड के अंदर हमारे पास ये एक मेन इशू आता है कि जो भी करंट होता है वो न्यूट्रल के अंदर कुछ भी नहीं उसका फ्लो होता, ठीक है। उसका फ्लो जो होता है सिर्फ लोड के अंदर से होगा, यानी कि इसके अंदर से पास होके कहीं और चले जाएगा या इसके अंदर से पास होके ऊपर चले जाएगा, ठीक है। जो ये करंट एंटर हुआ था वो न्यूट्रल के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से जब मैं फेज बी का करंट का फ्लो देख रहा हूँ तो वो क्या होगा, इसके अंदर करंट एंटर तो हुआ, यहाँ तक पहुंचा, अब यहाँ से वो नीचे जा सकता है ऊपर जा सकता है, इस साइड की डायरेक्शन में नहीं जाएगा, क्योंकि फेज रिलेशन जो बन रहे हैं ना इनके वो कुछ इस टाइप के बन रहे हैं। अगर कुछ भी इम्बैलेंस आता है यानी कि लेट से ZP की वैल्यू कम या ज्यादा हो जाती है तो यहाँ पर मेरे पास एंगल जो है वो चेंज हो जाएगा, एंगल चेंज हो जाने की वजह से अब जो है मेरे पास कुछ लोड की वैल्यूज जो है वो इस तरफ फ्लो होने लग जाएगी करंट की, ठीक है। यानी कि फिर करंट का मेरे पास पाथ लेट से जो मेरे पास करंट एंटर हुआ था इस डायरेक्शन से
वो उसको अब मुझे 3 डायरेक्शन दिखेगी, एक इधर दिखेगी, एक नीचे दिखेगी और एक ये वाली वैल्यू भी दिख रही होगी उसको, ठीक है। अगर बैलेंस लोड ना हो तो, ठीक है, बैलेंस लोड नहीं होगा तो मेरे पास एंगल ये नहीं रहेगा, एंगल ये नहीं रहेगा, तो इम्बैलेंस की वजह से न्यूट्रल में भी करंट फ्लो होने लग जाता है, ठीक है। तो ये अभी मतलब वेक्टर डायग्राम से शायद ही समझना, वेक्टर डायग्राम से भी मुश्किल समझना, ठीक है। तो मतलब मैं इसको, इसका मतलब कुछ ये है कि ये एक वेक्टर बना हुआ था, ये एक वेक्टर बना हुआ था और ये एक वेक्टर बना हुआ था, तीनों के एम्पलीट्यूड जो है वो सेम है। जब तीनों को मैं ऐड अप करूंगा तो सर मेरे आपकी पास एक आवाज सेंटर में कट पॉइंट आ बहुत। जाएगा। मैं ये बता रहा हूँ, तीन जब डिफरेंट वेक्टर है हमारे पास तो कनेक्शन वीक, की आवाज कट रही। अब आवाज आ रही है? हेलो, यस सर। चलो सही है। हाँ मैं ये बता रहा था, यस सर। इसको वेक्टर के उसमें देख लेते हैं, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वेक्टर का मतलब क्या है, मेरे पास तीन डिफरेंट वो आ रहे हैं, करंट की वैल्यू आई इस वाले लोड में से, ठीक है। तो मैं इसको कह दूं लेट से ए कैपिटल ए और एन, ए एन, आई बी एन और आई सी एन, ठीक है। इन तीनों के दरमियान फेज रिलेशन कितना है, 120 का, ठीक है। जब इन तीनों वेक्टर्स को मैं ऐड अप करूंगा, तो ऐड अप करने का मतलब ये तीनों जो करंट है वो इस नोड के अंदर एंटर हो रहे थे, तो एंटर होने का मतलब है वो ऐड अप होंगे, ठीक है। तो ऐड अप होने का मतलब क्या है, इन तीनों का कुछ रिजल्टेंट निकलना चाहिए। अब क्योंकि मैग्नीट्यूड इन तीनों का सेम है तो इन तीनों का रिजल्टेंट जो होगा ना वो कुछ भी नहीं है, एंगल भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो एंगल में कोई फर्क वगैरह मौजूद नहीं है, तो इन तीनों का रिजल्टेंट में एंगल भी जीरो होगा और मेरे पास एम्पलीट्यूड भी वो भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब ये किस तरीके से हो रहा है, अब ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना मेरे लिए मुश्किल है फिलहाल। अ, तो मैं ये बता रहा था, हाँ एक और बात, जो मेन पॉइंट है बताने की, लेट से अगर कोई भी मेरे पास लोड जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, यानी कि उसकी जेड इम्पिडेंस की वैल्यू कम हो जाती है, कम होने की वजह से इम्पिडेंस कम, वोल्टेज सोर्स तो उतनी ही है, तो मेरे पास करंट जो है वो कम आ जाएगा इस केस में। करंट जब कम आ रहा है और फेज शिफ्ट भी कुछ आएगा उसके दरमियान, तो फेज शिफ्ट आ जाने की वजह से और करंट कम आ जाने की वजह से मेरे पास अब जो है ना वो रिजल्टेंट कहीं ना कहीं बन जाएगा इन तीनों का, जब मैं ऐड अप करूंगा। लेट से वो इस तरफ बन जाए, ठीक है, या इस तरफ बन जाए या इस तरफ बन जाए, कहाँ पे बनेगा वो मुझे अभी अंदाजा तो नहीं, डिपेंड करता है मेरे पास एंगल में कितना फर्क आया है और एम्पलीट्यूड में कितना फर्क आया है, ठीक है, उसके रिस्पेक्टिव कोई ना कोई एंगल के रिजल्टेंट बनेगा। ये बिल्कुल वैसी ही बात है थ्री फेज के अंदर, अगर मैं टू फेज में देखूँ, मेरे पास एक वेक्टर इस डायरेक्शन में बन रहा था और एक वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में बन रहा है, दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है, इन दोनों का जब मैं एड अप करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट में क्या निकलेगा, कुछ भी नहीं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सेम इसी तरीके से जब थ्री फेज में आ जाता है और तीनों के एम्पलीट्यूड सेम है, एंगल भी सेम है, इक्वल 120 तीनों के दरमियान रिलेशन है, तो इन तीनों का भी रिजल्ट जो आता है ना वो यही आता है, जीरो, यानी कि इसका कुछ रियल पार्ट होगा, इसका भी कुछ रियल पार्ट होगा, इसका भी कुछ रियल पार्ट होगा, इन तीनों की वैल्यूज जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, इमेजिनरी पार्ट की भी वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। तो बैलेंस्ड के अंदर हमारे पास ये एक अच्छी बात होती है कि न्यूट्रल में कोई भी करंट जाया नहीं होता, ठीक है। तो न्यूट्रल में करंट जाया नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है, जब करंट जा ही नहीं रहा तो ये लाइन यानी कि वायर जो है वो लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात कंप्लीट हो गई है, ये वही बात लिखी है जो मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन की है मुश्किलों से, ठीक है। ये एक एग्जांपल आ जाती है, एग्जांपल 12.2, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से टाइम तो नहीं मिलेगा अब इसका करने का, लेकिन ये बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है, ये वाली भी और इसके बाद वाली भी। तो ये चलो कल कर लेते हैं, कल वेडनेसडे है ना, चलो ये कल कर लेते हैं फिर बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट। एंड करते हैं यार यहाँ पे।